नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम आज जो अपना पूर्वावलोकन सीरीज में बायोलॉजी कंप्लीट कर रहे थे साइंस सेक्शन का, में आज हमारा ये 11वां वीडियो है जिसमें हम देखने जा रहे हैं जनन एवं भ्रूण की विकास के बारे में। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करिए और अपने विचार या किसी प्रकार की कोई प्रश्न की शंका हो तो कमेंट भी करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। जनन एवं भ्रूण की विकास वह क्रम जिसके माध्यम से जीवन अपनी संख्या में वृद्धि करता है। वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है प्रजनन कहलाता है। प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग प्रजनन अंग या जीव विशेष के सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहा जाता है। प्रजनन के माध्यम से प्रत्येक जीवधारी अपने समान जीवों को पैदा करता है। मानव भी अन्य कशेरुकियों की तरह एक लिंगी होता है, अर्थात इसमें नर तथा मादा के जननांगों और लैंगिक लक्षणों में भिन्नता होती है। पुरुष में एक जोड़ी विसर्ग तथा स्त्री में दो एक जोड़ी अंडाशय मुख्य जननांग होते हैं। मानव में निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका यानी कि मानव में निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी या फैलोपियन नली में संपन्न होता है। यह नर युग्म यानी शुक्राणु तथा मादा युग्म यानी कि अंडाणु में निषेचन क्रिया के द्वारा युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण करता है, जो कि द्विगुणी होता है और विकास कर शिशु का निर्माण करता है। मानव में जनन का मानव मनुष्य में जन्म का समय निषेचन के बाद आदर्श रूप में 266 दिन या 38 सप्ताह का होता है, जबकि मनुष्य में जन्म का जो समय होता है वो 266 दिन या 38 सप्ताह का होता है। मादा जनन पथ मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात शुक्राणु की निषेचन क्षमता सामान्यतः 48 घंटे तक तथा कभी-कभी 72 घंटे तक सुरक्षित रहती है, जबकि कि अंडोत्सर्ग यानी कि ओवरी के बाद अंडक अंडक कोशिका लगभग 12 से 24 घंटे तक निषेचन के योग्य बनी रहती है। निषेचन क्रिया निषेचन क्रिया के बाद युग्मनज अर्थात जाइगोट में विभाजन प्रारंभ हो जाता है तथा क्रमशः मैरुला तथा बालस्टूला व गैस्ट्रुला का निर्माण होता है। गैस्ट्रुला के निर्माण की प्रक्रिया 3 सप्ताह में होती है तथा इस दौरान 3 प्रारंभिक अंकुरण स्तरों की स्थापना होती है। मानव भ्रूण मानव भ्रूण का हृदय अपने परिवर्धन के चतुर्थांश या पंचम सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। गर्भ गर्भकाल के प्रथम 2 सप्ताह को पूर्ण भ्रूणी अवस्था यानी प्री एम्ब्रियन स्टेज कहते हैं, जबकि तीसरे से 8वें सप्ताह को भ्रूण विकास काल कहते हैं। क्योंकि यह अंग विकास का मुख्य समय होता है, तीसरे महीने से जन्म तक के समय को भ्रूण काल कहते हैं, जिसमें ऊतकों तथा अंगों का परिपक्वन तथा शारीरिक वृद्धि होता है। उल या एम्ब्रियन में उल्वी तरल भरा होता है, जो भ्रूण के को नम बनाए रखने, बाहरी दबाव तथा धक्के आदि से इसकी सुरक्षा का कार्य करता है। तो सुरक्षा का कार्य कौन करता है? वो करता है एम्ब्रियन करता है, जिसे उल्वी कहते हैं। जरायु या कोरियन नामक कला गैसिकी विनिमय को नियंत्रित करती है, जबकि अप जबकि अपरिशीयक या एनेटाइक कला भ्रूण के औपचारिक भ्रूण के औपचारिक विशिष्ट पदार्थ का एकत्रण व गैसीय विनिमय में सहयोग करती है।
प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? वह है, आप देखेंगे, डिंब वाहिनी होता है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं, वो देखेंगे आप, 1 से 2 दिन के लिए रखते हैं। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो वह करने लगता है अपनी परिवर्धन के चौथे सप्ताह से करने लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुक्रस से रक्षा करती है? तो वह रक्षा करती है, वह होती है आपका, हाँ, ये फूल यानी कि एम्ब्रियन करती है। इस तरह से ये सब चैप्टर खत्म हुआ। अब आते हैं पादप कायकी में आते हैं। इससे पहले मनुष्य कायकी के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे पादप कायकी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपने अगर इससे पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए, जिससे क्रमवार ज्ञान हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए आपको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि उस परीक्षा के पुराने पैटर्न के क्वेश्चन को हमें एक बार देख लेना चाहिए। कोशिश करना चाहिए 2 से 3 बार देखना चाहिए, क्योंकि नए प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम होती है। नए प्रश्न अगर बनते हैं तो वह सभी के लिए नए होते हैं, लेकिन पुराने प्रश्न जो पहले आ चुके हैं, अगर वह आपसे गलती होती है तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन से दूरी उससे बनती है। तो इसीलिए हमें शुरू से आपको ये सारे वीडियो देखने चाहिए। देखना चाहिए कहाँ कहाँ आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको नोट कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, तो आपके तैयार हो जाएंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पादप कायकी। चलिए, पहला चैप्टर इसमें है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से शोषित जल H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं एवं ऑक्सीजन O2 को उत्पाद यानी कि बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालती हैं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो फॉर्मूला ये 6CO2 प्लस 12H2O प्रकाश और पर्णहरित में 6 सी सी C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 उत्सर्जित करता है। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जलीय पौधों व शैवालों द्वारा होता है। इसमें लगभग 80 से 85% भाग समुद्र में मुख्य शैवालों द्वारा तथा शेष 5 से 10% भाग नदी, तालाब आदि में होता है। पौधे के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से उत्पन्न समस्त ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हरे पौधे हरे पौधे भोज्य पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। पौधे इस क्रिया में पौधे प्राकृतिक रूप से सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं। किंतु सामुद्रिक शैवाल चंद्रमा के प्रकाश में भी यह क्रिया करते हैं तथा विद्युत प्रकाश में भी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश अवशोषण करने वाले अणुओं को प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में पाए जाते हैं। तो प्रकाश अवशोषित करने वाले जो पौधों में अणु पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्ण पाए जाते हैं, उसे क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट यानी कि हरितलवक के ग्रेना के भाग में पाए जाते हैं। ये मुख्यतः नीली, बैंगनी, लाल व नारंगी किरणों को अवशोषित करते हैं। ये कौन से रंगों को अवशोषित करते हैं? नीली,
बैंगनी, लाल व नारंगी किरणों को अवशोषित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है। प्रकाश, तापक्रम, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को नियंत्रित करने वाले बाह्य कारक हैं। प्रकाश संश्लेषण पर प्रकाश का प्रभाव तीन प्रकार से होता है। पहला आप देखेंगे प्रखरता। हाँ, पहला है प्रखरता। प्रकाश का प्रकार तथा उसके अंतराल तीनों से प्रभावित होता है। दुर्लभ प्रखरता के प्रकाश में संभवतः पर्णरंध्रों में न के पर्णरंध्रों के न खुलने से तथा गैसीय विसरण बहुत धीमे दर से होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है। जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आरंभ हो जाती है तथा गति प्राप्त करती है। विभिन्न तरंग आप देखेंगे के विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के प्रभाव के संबंध में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश यानी कि 650 नैनोमीटर में तथा द्वितीय द्वितीय अधिकतम नीले प्रकाश यानी 475 नैनोमीटर में पाया जाता है। हालांकि पर्णविद्युत लाल प्रकाश की अपेक्षा नीला प्रकाश अधिक अवशोषित करता है, परंतु प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रयोग लाल रंग का ही होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक, जबकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और आवृत्ति न्यूनतम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, जो कि पौधों में कार्बनिक पदार्थों के रूप में संचित हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण में प्रकाश पर निर्भर प्रतिक्रिया के द्वारा प्रकाश ऊर्जा यानी एटीपी और एनएडीपीएच के ऊर्जा संचालित करने वाले अणुओं के निर्माण में प्रयुक्त होती है। दूसरे चरण में प्रकाश से स्वतंत्र प्रक्रियाओं द्वारा इन उत्पादों का प्रयोग कार्बन डाइऑक्साइड के संग्रहण और न्यूनीकरण में किया जाता है। क्लोरोरेला यानी क्लोरोफाइट से संबंधित एक कोश की हरी शैवाल की एक प्रजाति है, जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्लोरोरेल की दक्षता सर्वाधिक 8% होती है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रश्नोत्तर जो यहाँ शो करेगा। चलिए प्रश्नोत्तर प्रारंभ करते हैं। पहला है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो उसमें मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। पर्णहरित या क्लोरोफिल्स एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल्स का प्रमुख तत्व है। मैग्नीशियम के अतिरिक्त क्लोरोफिल में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन की उपस्थिति रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो क्लोरोफिल का घटक कौन नहीं है? कैल्शियम नहीं है। क्लोरोफिल यानी पर्णहरित में पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण का उपाद होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या बाहर निकलता है? तो आप देखेंगे O2 बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं, CO2 को अवशोषित करते हैं और O2 को बाहर निकालते हैं। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है, और क्रिया में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेना होता है और ऑक्सीजन का छोड़ना होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग की जाती है।
निम्नलिखित गैस में से कौन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा आवश्यक है? वह आवश्यक आप देखेंगे CO2 आवश्यक है। हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में किया जाता है? तो उसे किया जाता है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। इसको माफ करते हैं तो सही टिक होगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? आवश्यक नहीं है, आप देखें ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जल और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों मिलाकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और आपका निकलेगा क्या? उसमें इन तीनों क्रिया के पश्चात निकलता क्या है? ऑक्सीजन निकलती है। तो इसमें कुछ क्या मतलब कि क्या आवश्यक नहीं है? तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण आवश्यक नहीं है। सही से टिक करते हैं। ये ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, आती है जल से। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तीव्र अवशोषण आप देखेंगे नीला और लाल का होता है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक तो वही आवृत्ति सबसे कम। नीले रंग की आवृत्ति ज्यादा, तरंगदैर्घ्य कम। बैगनी की तरंगदैर्घ्य कम होती है, ये गलत है। ये आपका हाँ। पौधे क्लोरोफिल नामक वर्णक की सहायता से सूर्य के प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। इस क्रिया में प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, लेकिन यह सूर्य के विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में उपस्थित नीले एवं लाल रंग का अवशोषण तीव्र करता है। तो बैकग्राउंड में तो लेकिन ये रहा कॉम्बिनेशन जो नीला और लाल का, वो प्रश्न के हिसाब से सही होगा। आवृत्ति उसको लेकर, तरंगदैर्घ्य को लेकर। अब लिखा हुआ है 13वां क्वेश्चन, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उपस्थित होती है, तो वो होती है आप देखेंगे शैवालों में, यानी कि जो समुद्र में पाए जाते हैं उनमें। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण आप देखेंगे दिन में व रात्रि में, या तो दिन में होगा या तो रात्रि में होगा। पौधे व पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेटिक्स कहलाती है, यानी प्रकाश संश्लेषण। वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं वह कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता है, वह होता है आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है, और सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? लाल रंग का प्रकाश है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो सबसे ज्यादा देख प्रभावित होगा, लाल होगा। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का हरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो वो होता है लाल रंग का। सही कथन कीजिए। लाल प्रकाश की धैर्य बैगनी प्रकाश की धैर्य से ज्यादा होती है, ये सही है बी वाला। कृत्रिम प्रकाश प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। कृत्रिम प्रकाश का प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में स्थानांतरण निम्नवत होता है, वो होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित नहीं है? और सम्मिलित नहीं है आप देखेंगे कि जो जो पर्याप्त पर्याप्तम ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणुओं के संश्लेषण में शामिल होते हैं?
वह आप देखेंगे 18 संश्लेषण शामिल होते हैं एटीपी के गुण। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? वो करता है आपका क्लोरेला क्लोरेला वो करते हैं। अब है उसके बाद प्रश्न, निम्न में से कौन सा पौधे की जड़ों का कार्य नहीं है? तो पौधे की जड़ों का कार्य नहीं, प्रकाश संश्लेषण करना उनका कार्य नहीं है। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ने देता? वो है प्रकाश संश्लेषण। इस तरह ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे अपना पादप कोशिका के बारे में देखेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। धन्यवाद।